गुड मॉर्निंग, मैं दीपक मिश्रा आज पुनः आपके यूट्यूब चैनल जीडी इंटर कॉलेज कचरा पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज से हम क्लास 10 के प्रथम चैप्टर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डे बाय डे यानी प्रतिदिन एक सीरियल वाइज श्रेणीबद्ध तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी हल करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लगभग क्वेश्चन आपको हल कराएं, लेकिन अगर नहीं हल करा पाते हैं तो उसके लिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको विधिवत समझाएंगे। कॉन्सेप्ट में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई समस्या होती है समझने में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताइए, ठीक है। हम उसको पुनः रिवाइज कराएंगे, पुनः बताएंगे। जैसा कि हमने ऊपर लिख ही दिया है कि आज का जो हमारा पहला चैप्टर है हाई स्कूल मैथ का, जो पहला चैप्टर है उसका वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखिए, पहले हम संख्याओं के बारे में कुछ समझ लेते हैं, संख्याएं होती क्या है। एक दिन इस विषय पर हमने चर्चा की थी, संख्या क्या होती है। हमने आपको बताया था कि जब किसी वस्तुओं की गणना की जाए तो उसमें जो अंकीय मान आता है उसी को हम संख्या कहते हैं। यानी किसी वस्तुओं की गणना करने में या किसी भी चीज की गणना करने में, गिनती करने में जिन नंबर्स का प्रयोग होता है या अंकों का प्रयोग होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, संख्या। संख्याएं हमारी मुख्यतः 10 प्रकार से होती है, ये भी आपको बताया था, जिसमें आप सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, फिर पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, फिर पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक में 2 प्रकार का पढ़ते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, विषम पढ़ते हैं, भाज्य, अभाज्य, सअभाज्य, ठीक है। इतनी प्रकार की आप संख्याएं पढ़ते हैं। इसमें पिछली कक्षा में आपको यह भी बताया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो इसी संख्या बनती है वो रिपीटेड यानी पुनरावृत्ति के द्वारा बनती है, उसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है बार बार। होल नंबर सबसे कंप्लीट संख्या होती है। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं, उसमें 0 से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद में पूर्णांक आता है। पूर्णांक आपका जिसमें प्लस वाली भी संख्याएं हो और माइनस वाली भी संख्या हो, पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक में केवल प्लस वाली संख्या रहेगी, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। ऋण पूर्णांक में केवल माइनस वाली संख्या रहेगी। उसके बाद सम संख्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 यानी 2 का कोई भी मल्टीपल हो कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद विषम संख्या की बात आती है, यानी वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, ये सब। उसके बाद भाज्य संख्या की बात आती है, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, 29 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, 31 के बाद 37 हो गया, ऐसे करके। यानी ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से विभाजित नहीं है। उसके बाद बात आती है सअभाज्य। देखिए, सअभाज्य संख्या युग्म होता है। क्या होता है, सअभाज्य संख्या युग्म होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वह संख्याएं आती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा जो होता है, HCF जो होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 और 1, इसका HCF निकाल के देखिए, मासा निकाल के देखिए, मासा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसे आपका 5 और 3 हो गया। यानी कह लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है, इन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो सअभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सअभाज्य। अब देखिए, बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या में आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, होता है,
और अपरिमेय, यानी पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। उसमें संख्या वाले में दो छूट गया भाई, अभी ध्यान आ रहा है। परिमेय और अपरिमेय नहीं बताया लोगों को। देखिए, परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, कहने मतलब वह संख्या है जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिखें लेकिन हर की वैल्यू शून्य ना हो, कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और वह संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्या। जैसे √5 को हम p बटे q में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन जब अगर √5 अकेले लिखा है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तब वो परिमेय के रूप में जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है, जब अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है तो उसका परिमेय रूप हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो रूट में जो संख्या हो, लेकिन ये नहीं, अभी 4 अगर ऐसे लिख देते हैं √4, आपको पता है √4 जो है वो क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है और वर्गमूल निकलने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी और इसको 2/1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो 1 है ये ऐसे हम लिए, ऊपर वाला p होता है नीचे वाला q होता है और यहाँ पे q बराबर कितना है? 1 है। और अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। चलिए, तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। डस्टर में समझ में आ रही है बात? सबके समझ में आ रही है नहीं? चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक में आपकी दो प्रकार की संख्या होती है। एक आपकी होती है धन पूर्णांक, यानी धनात्मक कह लीजिए इसको, और एक आपकी होती है, नोट करते चलिएगा, ठीक है, एक आपको होता है ऋण पूर्णांक, या इसी को ऋणात्मक भी कहते हैं। यानी इसको कहेंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर। बातचीत ना हो किसी प्रकार की, आप लोग यही बोर्ड पे रहिए, ठीक है, समझिए और नोट करते रहिए। अब देखिए, पॉजिटिव नंबर्स में हमारा, देखिए, एक आप लोग निचली क्लास में संख्या रेखा पढ़े हैं, लाइन नंबर, ठीक है। संख्या रेखा में क्या होता है समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। संख्या रेखा जो होती है वो आप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। संख्या रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी दोनों ओर इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, यानी दोनों छोर को इनफाइनाइट मान लेते हैं। एक ये माइनस इनफाइनाइट हो गई है, प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। इधर वाला साइड आपका RHS होता है और इधर वाला साइड आपका LHS होता है। देखिए, RHS का मतलब राइट हैंड साइड यानी दाहिना छोर, और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां छोर। दाहिने छोर पे जितने भी पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और बाएं छोर पर जितने भी पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब इधर जो आपका स्केल बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। और जो इधर का स्केल बनेगा वो बनेगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई ना। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो ऋणात्मक पूर्णांक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक वाले में हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक में हम क्या लिखेंगे? +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। देखिए,
एक चीज आपको बता दूं, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उनके सामने संख्या सूचक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसको मैं 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को समझने के लिए लग रहा हूँ कि ये सब धनात्मक पूर्णांक और ये सब ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए ये क्लियर हो गया सबका, नोट हो गया, जल्दी से नोट करिए इसको तुरंत नोट करिए, ठीक है। देखिए सीरियल बाय सीरियल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप नोट करिए। नोट करने के बाद इसको पुनः एक बार घर पे जाने के बाद रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करने के बाद अपनी होमवर्क शीट बनाइए, उस पर लिखिए, ठीक है। पर डे का जितना वर्क रहे उतना रोज का रोज आप तैयार करते रहिए, क्योंकि लोड आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। रेगुलरिटी आपकी कायम रहनी चाहिए, अगर आप रेगुलर रहेंगे अच्छा सीखेंगे। और एक चीज और, ठीक है, जिसके लिए हम कहना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं, कोशिश करिए आपका चैनल आगे बढ़े, ठीक है। इसके लिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, उसके बाद कमेंट भी करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपको बढ़िया से बताएंगे सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्यों पीछे आगे बढ़ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की, किसकी बात आती है, परिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये p बटे q के रूप में होना चाहिए। ये जो p है ये आपका अंश हो और ये q क्या है, हर है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन काम करती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q का जो मान है वो 0 अगर हो गया तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे आपका 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/2 हो गया, या 1 हो गया, या 2 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे पास 2 है तो मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आशा करता हूँ परिमेय संख्या को बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि कक्षा 9 में भी परिमेय और अपरिमेय आप लोग पढ़े हो। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, ये भी आपको बताया गया। चलिए अब बात आती है अपरिमेय संख्या, इसकी यहाँ अपरिमेय संख्या में यहाँ हो जाते हैं, यहाँ लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। चलिए अपरिमेय संख्या कहती है वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, यानी p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, √3 क्या, √3, √5, √7, क्या रूट नेक्स्ट 11। देखिए इसमें अधिकतर आपको या √2 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी इनको रूट के बाहर नहीं ला सकते। ला सकते हैं, एक विधि होती है जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है, उससे बाहर किया जा सकता है। लेकिन उन्हीं संख्याओं को आप परिमेय में लिख पाएंगे जिनका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अगर इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तो आप इसको हल नहीं करेंगे। चलिए तो अब वास्तविक संख्या सबके समझ में आ गई बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत, फिर से रिवाइज कर रहे हैं एक बार, समझ लीजिए सरसरी निगाह में। वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक की जो संख्याएं होती है वो प्लस की होती है, और ऋणात्मक पूर्णांक की जो संख्या होती है वो माइनस की होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, वह संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी उसका हर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय, जैसे √3, √5, √7, √11, √2 और √13 हो गया, √19 हो गया, ये सब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहली चीज मैं आपको एक पीछे की एक चीज बताता हूँ, इसको नोट कर लियो ना सारे, मिटा रहा हूँ। चलिए
इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़नी। एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही दो चीज आपको पढ़ना है। चलिए इसको हम पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक आपका शेषफल प्रमेय का फार्मूला होता है, शायद सबको पता होगा। क्यों पता है ना? नहीं पता? शेषफल प्रमेय वाला पता है सबको? नहीं पता है, बता मतलब जानते हो लेकिन बता नहीं पाते। एक आपका होता है भाज्य बराबर, क्या होता है? भाजक बड़े तो कह रहे थे पता ही नहीं, तो कैसे बता रहे? तो ये नहीं पता था कि शेषफल प्रमेय का, क्यों ये नहीं पता? तो चलिए, ये जो भाज्य होता है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बताइए क्या कहते हैं इसको? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, कैसे बताएं? ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, लिख दें? चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? इतना तो कम से कम जानो, नहीं जानो तो पूछो हो भाई। क्यों? देखिए यहाँ ए आई होता है, ए आई आवाज नहीं करेंगे, चुपचाप सीट पर अपने बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा आवाज नहीं करेगा, सीट पर बैठ जाएगा। चलिए, इस पे देखिए हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे सारा कुछ हल करेंगे। ठीक है, कहीं अलग हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और जो एल्गोरिथम की कलन विधि होती है इसी को प्रमेय का कहा जाता है। चलिए, हम इसी को क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है वो इसी बेस पे कार्य करती है। इस बेस पे कार्य करती है, इसी बेस पे। इसका मतलब क्या होता है? पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि होता है, क्योंकि हम पढ़ते तो शुरू से चले आ रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे वर्क करता है। देखिए, जो ये भाज्य होता है ये हमेशा ग्रेटर देन भाजक होता है। यानी जो भाज्य होता है, भाज्य वो हमेशा ग्रेटर देन यानी बड़ा होता है किससे? भाजक से। और किससे? भाजक से बड़ा होता है, भागफल से बड़ा होता है और शेषफल से बड़ा होता है। तो पहली स्थिति क्लियर इसकी हो गई, वही ना? जो भाज्य होता है वो हमेशा भाजक से बड़ा होगा। अरे अगर मुझको 5 से किसी को भाग देना है और वो 5 से छोटा है तो जाएगा? नहीं जाएगा, फिर डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यहाँ डेसिमल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कि इसका काम कैसे है, कैसे
इसको हल किया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 5 से किसको 12 को, तो 5 टू 10 होता है 2 टाइम क्या सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ 2, ये आपका क्या होगा भागफल, इसको कोशेंट बोलते हैं। ये आपका हो गया शेषफल, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया भाजक, जिसको हम क्या बोलते हैं डिवाइडर। और ये क्या हो गया भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। चलिए अब हम इसी को क्या करेंगे, अभी नहीं नोटिस करते हैं। फिर देखिए दूसरी चीज, फिर बात आती है भाजक की। जो भाजक होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, नहीं भाई शेषफल से। किससे बड़ा होगा शेषफल, ठीक है। ये भागफल जो है इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसका इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका जो है इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इस पे असर पड़ेगा। ये हमेशा बड़ा होगा इससे, जो आपका भाजक है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। ये कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, इसी को एल्गोरिथम फॉर्म में लिखते हैं। इसमें एल्गोरिथम फॉर्म में लिखते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम लिखा ना, एल्गोरिथम लिखा हुआ है। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें क्या हम मान लेते हैं, माना लिखेंगे माना, क्या माना, जो हमारा भाज्य है वो क्या है ए, भाज्य क्या है ए है, भाजक क्या है बी है, क्या है बी है, और भागफल क्या है क्यू है, ठीक है। और शेषफल क्या है, शेषफल क्या है आर है। देखिए इसका प्रयोग हम जो है वो किसके लिए करते हैं, HCF निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए HCF निकालने, HCF निकालने, HCF पता है ना सबको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं मासा। मासा कह लीजिए, मासा का फॉर्म होता है महत्तम समापवर्ग, ठीक है। इसको निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका रूप कैसा होता है, यहीं पे आधारित होता है। चलिए मैं इसी पे उदाहरण सब रख दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, बनेगा ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यही तो बनेगा, क्यों। और यहाँ पे जो आपका बी होता है, यहाँ जो बी है आपका वही क्या होता है HCF होता है, यानी वही आपका क्या होता है मासा। जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं, हल करने के बाद जो बी की वैल्यू आती है एकदम लास्ट में, बी HCF होगा कब, जब बी HCF होगा जब R बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। क्या हो जाएगा बराबर 0। कहने का मतलब हम इस मेथड से मासा निकालेंगे, कब तक इस मेथड को लगाएंगे, जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। और जिस स्टेप में R की वैल्यू 0 हो जाए, उस स्टेप का जो B होगा वही हमारा क्या होगा मासा होगा। एक उदाहरण समझते हैं, यहाँ पे समझने एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक मान लीजिए एक क्या है 15 है और एक क्या है 5।
हमसे पूछा जाए 5 और 15 का मासा निकालिए, तो हमको पता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, डिविडेंड होती है, भाज्य होती है, और जो छोटी होती है वो भाजक होती है, उसी से भाग किया जाता है। ऐसा तो होता है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। हमको पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 5 है। अब देखिए क्यू की वैल्यू यहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए चाहे आप यहीं से भाग करिए, 5 टाइम 15 है तो कट जा रहा है, 17 लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक आध 2 स्टेप और बढ़ाते हैं ना। यहाँ कितना लिखते हैं, 28 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 28। तो देखिए यहाँ चेंज कर लीजिए, ये भी 28 कर लीजिए, 28 लिखिए। अब मैं पहला स्टेप हल कर रहा हूँ, पहला स्टेप हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमको 5 से डिवाइड करना है, कि ये 5 20 50 25, 5 टाइम जाएगा, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता। इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ से करते हैं, जैसे 5 से 28 को डिवाइड करोगे तो 50 25 घटाओगे 3, अब इसके आगे हम नहीं किया जा सकता, यानी 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम जा रहा है, और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, जब आर हो जाए 0 तब तो यहाँ मासा मिल जाएगा, लेकिन लिखेंगे, लेकिन नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए ऊपर लिखते हैं, ऊपर इसको थोड़ा सा नोट कर लो, ऊपर मिटा देना, ये इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटा देते हैं। बेटा किसका नाम है, चलिए देखिए इसमें करना क्या है, अब यहाँ लिखेंगे परंतु, आप कर बेटा पीछे से जाओ, परंतु जब r इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो तब क्या करेंगे भाई, जब r की वैल्यू 0 ना हो तब क्या करेंगे, तब हम इस b को, ये जो b है यानी b को क्या बनाएंगे, डिविडेंड बना देंगे। b को क्या बनाएंगे, डिविडेंड यानी भाज्य बनाएंगे, और किससे भाग करेंगे, भाजक किसको बनाएंगे, r को बनाएंगे, और फिर कितनी बार जाएंगे, q बार, यानी क्वेश्चन आपका आएगा, और प्लस में जो शेष बचेगा उसको r, कैपिटल R क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। अगर शून्य नहीं आता है, अगर शून्य नहीं आता है लिखेंगे यदि कैपिटल R इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या करेंगे, फिर डिविडेंड किसको बनाएंगे, स्मॉल r को, किसको, और किससे भाग करेंगे, r से, और कितनी टाइम करेंगे, q टाइम, और फिर जो शेष आएगा वो क्या आएगा, समझ में आएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, इसको मिटा दें, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक r की वैल्यू 0 ना हो जाए। लिखेंगे ये प्रक्रिया तब तक कार्य करेगी, तब तक कार्य करेगी जब तक शेष फल 0 ना हो जाए, शेष फल 0 ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ इस उदाहरण को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहाँ हमने लिया था 5 और 28 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझिए। हम यहाँ एक स्टेप इसको हल किए थे ना, एक स्टेप हल किए थे, 28 बराबर 5 से 50 25 बार गया, 3 शेष बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 5 को जो b है उसको क्या बनाना है, भाज्य बनाना है। तो यहाँ 5 लिखिए, और भाग किससे करना है, शेषफल से। किससे भाग करना है, शेषफल से। शेषफल हमारा कितना है, 3। अब 3 का टेबल काउंट करिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 बन जा 3, यानी कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है। शेषफल कितना बचेगा, 3 into 5 होता है, 3 बन जा 3, और 5 में से 3 घटाओ तो 2 आएगा ना। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, 0 हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये 3 है ना, तो अब इस बार फिर से डिविडेंड कौन बनेगा, 3 बनेगा। ये 3 डिविडेंड हो गया, और यहाँ 2 से यानी शेषफल से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, कितना शेष आ गया, 1। अभी भी बच गया शेष, अभी भी शेष बच गया ना। नेक्स्ट नीचे आ जाओ,
फिर से हल करो इसको। अब यहाँ पे 2 लिखोगे और उसके बाद बस एक कितने से करोगे? 1 से करोगे। 2 बार जाएगा, यस सर। शून्य कितना गया? शेषफल कितना गया? शून्य। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू, इसकी तुलना किससे करेंगे? लिखेंगे की तुलना किससे करेंगे? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर से, इससे करेंगे। इसको मिटा दें, यस सर। नोट कर लियो ना। यस सर। चलिए, की तुलना a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर से करने पर जब इसकी तुलना r से इससे करेंगे तो करने के बाद क्या आएगा? हमको b जानना है, क्योंकि b ही क्या होता है? b क्या होता है भाई? HCF होता है, मासा होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1। यानी इसका HCF कितना आ गया? 1। मासा कितना है इसका? ये क्या हो गया आपका? मासा। ठीक है, समझ में आया सबके? देखिए, हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट यही इतना था, ठीक है। अभी एक चीज आपको और सिखानी है, वो भी इसी मेथड से सीखेंगे कि हमको ये बताना है कि जो नेक्स्ट संख्या आएंगी वो घन होगा या समपूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक होगा, इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो पहला टॉपिक हमारा था वो यही था, HCF का, कि मासा कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए अब इसको यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, HCF वाले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में HCF के आपके क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, हल करके कराना है, और अगर नहीं हल होता है तो मैं उसको बताऊंगा वैसे हल होना चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको बताने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक।